दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग या एक छोटा सा वीडियो गेम जिसका नाम है GTA 6 ज्यादा महंगा कौन है? CEO of GTA 6, Strauss Zelnick, gave a comprehensive answer to the state of the game in an interview. I would say I think it'll be extraordinary and worth waiting for. अभी कुछ दिन पहले रॉकस्टार गेम्स ने GTA 6 की फाइनल डेट अनाउंस करी। एक ऐसा गेम जिसका लोग इंतजार 13 साल से कर रहे हैं। अब बुर्ज खलीफा को भी बनने में 6 साल और $1.5 बिलियन लगे थे, पर GTA 6 को बनाने में रॉकस्टार ने रिपोर्टेडली $2 बिलियन लगाए हैं, यानी 16,500 करोड़ रुपए। इंडिया के गेमिंग मार्केट से कंपेयर करो तो ये 50% ऑफ द गेमिंग मार्केट का वर्थ है। पर GTA 6 रॉकस्टार गेम्स को ही पैसा कमाने नहीं देगा। जब ये मई 2026 में रिलीज होगा तो इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री में एक ऐसा रेवोल्यूशन आएगा, ऐसे ऐसे गेमर्स निकल के आएंगे जिनके बारे में मैंने और तुमने सोचा भी नहीं है। जब GTA 6 के रिलीज के डे 1 पे एवरी स्ट्रीमर इज स्ट्रीमिंग GTA 6, तो ऑडियंस कैसे देखेगी? सिर्फ इस एक गेम की वजह से इंडिया में गेमर्स करोड़ों रुपए कमाने वाले हैं। तुम्हारे लिए भी गेमिंग करियर शुरू करने का इससे गोल्डन चांस नहीं हो सकता? मैंने उर्मिला को पहले ही बोल दिया कि भाई तुझे गेमिंग चैनल चालू करना था ना, दिस इज द राइट टाइम। मैं अभी बोल रहा हूँ। पर असली सवाल मेरे दोस्त तो ये है कि क्या इंडिया में से कभी GTA 6 लेवल का एक भी गेम निकल के आ सकता है या नहीं? इसका जवाब हाँ या ना में अभी देना थोड़ा मुश्किल है, पर ये मैं तुम्हें बता दूं कि इंडियन गेमिंग मार्केट में आज ही कुछ रेवोल्यूशनरी हो रहा है। क्योंकि ज्यादा पुरानी बात नहीं है जब बच्चों को गेम खेलने के लिए कंप्यूटर पे या किसी कैफे में डांट और मार पड़ती थी। साइबर कैफे जाने के लिए मार पड़ती थी, मेरी खुद हुई है पिटाई। और उसी देश में आज प्राइम मिनिस्टर 10-10 घंटों तक गेमिंग स्ट्रीम करने वाले क्रिएटर से मिल रहे हैं। तो मैंने सारे गेमिंग के एक्सपर्ट को बुलाया, पहले उनकी समस्याएं समझी। मैंने देश को कहा, मेरी सरकार को मैंने कहा मुझे अब गेमिंग में भारत की लीडरशिप पक्की करनी है। देश का सबसे अमीर आदमी गेमिंग के बारे में ये कह रहा है। It's very hard to imagine that gaming will be bigger than music, movies and TV shows all put together. But we will see. बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार अमिताभ बच्चन एक वीडियो गेम में अपनी आवाज देने को तैयार है। भारत, the land of ancient India. और जिन लोगों को शायद आज से सिर्फ 5 साल पहले दिन भर गेम खेलने के लिए ना जाने क्या क्या लूजर, डायरेक्शनलेस, फेलियर समझा जाता था, वो आज महीने के करोड़ रुपए कमा रहे हैं गेमिंग से। तो क्या गेमिंग सिर्फ एक हाइप है, टिकटॉक, इंस्टाग्राम रील की तरह सिर्फ एक ट्रेंड है, या फिर सच में इंडिया की गेमिंग इंडस्ट्री वो अनटैप्ड मार्केट है जिसके पास पोटेंशियल है देश के करोड़ों लोगों को रोजगार देने का, देश का जीडीपी बढ़ाने का, और इवन बॉलीवुड से भी बड़ी इंडस्ट्री बनने का पोटेंशियल? और अगर हाँ, तो फिर हमारी गवर्नमेंट और सोसाइटी क्यों आज भी गेमिंग को इतना कैजुअली, केयरलेसली और एरोगेंटली ट्रीट कर रही है? जब उनके बच्चे लोग बोलते हैं कि गेमर बनना है, पेरेंट्स लोग को समझ में नहीं आता कि एक्चुअल गेमर क्या होता है, क्या करता है। गेमिंग मतलब गेमिंग, गैम्बलिंग भी समझ जाते हैं। एक तरफ इंडिया से गेम्स निकलकर आ रहे हैं AAA, और दूसरी तरफ बेटिंग को हम गेम्स की तरह ट्रीट करते हैं। इंडियन गेमिंग सीन में एक्चुअली हो क्या रहा है, और गेमिंग में ऐसा क्या है कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी अपने आप को कूल दिखाने के लिए गेमर होना फेक करता है? क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और इन्वेस्टमेंट फर्म से पैसे डालने के बाद देश के अंबानी, अडानी और टाटा का अगला $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट इंडिया की गेमिंग इंडस्ट्री हो सकती है? और कैसे गवर्नमेंट की लेजीनेस का हो या फिर उनको आने वाले फायदे की वजह से आज लोग इंडिया में स्किल बेस्ड गेमिंग से हटकर रियल मनी गेम से एडिक्टेड हो रहे हैं, लाखों करोड़ रुपए की डेट में फंस रहे हैं। सब कुछ इस वीडियो में इंडियन गेमिंग के बारे में विस्तार में, डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे गारंटीड तुम्हारा पर्सपेक्टिव इंडिया की गेमिंग तरफ पूरा बदल जाएगा। और सबसे पहले उस सवाल का जवाब जो तुम्हारे मन में आ रहा है कि इस वीडियो को बनाने का पर्सपेक्टिव क्या है, क्योंकि इंडियन गेमिंग पर तो YouTube पर ऑलरेडी ना जाने कितनी वीडियोस एग्जिस्ट करती हैं। पर इस बात की गारंटी मैं तुम्हें दे सकता हूं कि इंडिया की गेमिंग कम्युनिटी में कोई इस बात की बात नहीं कर रहा है कि इंडिया में गेमिंग का पोटेंशियल कितना बड़ा है, इसका क्या फ्यूचर है। चाहे तुम गेम खेलते हो या नहीं, तुम्हारे जीवन पर इंडिया की गेमिंग का इंपैक्ट कैसे पड़ने वाला है, और कौन है वो लोग जिनकी वजह से इंडियन गेमिंग पूरी तरह से बर्बाद हो सकती है। जानने के लिए वीडियो तुम्हें एंड तक देखना पड़ेगा। पर अगर ऐसी वीडियोस, डीप डाइव्स, पॉप कल्चर, इंटरनेट कल्चर के बारे में तुम्हें पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसी वीडियोस हम हर हफ्ते तुम्हारे लेके आते हैं। और गेमिंग का पोटेंशियल समझने के लिए पहले ये समझते हैं कि गेमिंग आखिर बॉलीवुड से भी बड़ी कैसे बन सकती है।
ज्यादातर लोग अपने मोबाइल, पीसी, कंसोल्स, दोस्तों के कंसोल्स पर गेम्स तो खेलते होंगे, पर उन्हें शायद ये अंदाजा नहीं है कि इंडिया का गेमिंग मार्केट आखिर किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये कितना बड़ा हो सकता है, उसमें कितना ज्यादा पोटेंशियल है, इस इंडस्ट्री में लोग कितने ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। और नहीं, मैं यहाँ बात सिर्फ उन गेमिंग क्रिएटर्स की नहीं कर रहा हूँ जो दिन के 10-12 घंटे गेम स्ट्रीम करते हैं, इंटरनेशनली इंडिया को गेमिंग कंपटीशन में रिप्रेजेंट करते हैं, लाखों करोड़ों की ब्रांड स्पॉन्सरशिप लेते हैं। मैं यहाँ बात एक इंजीनियर की भी कर रहा हूँ, एक एंटरप्रेन्योर की भी कर रहा हूँ, एक राइटर की, आर्ट डायरेक्टर की, 3D मॉडल आर्टिस्ट की, और यहाँ तक कि एक ऐसे इंसान की भी जिसको सिर्फ कैजुअली गेम्स खेलना, उन्हें एक्सपीरियंस करना पसंद है। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 2009 में इंडिया में कुल मिलाकर कुछ 15 गेमिंग स्टूडियोज थे। वहीं आज नॉटिंग हेड, बॉर्न मंकी और 99 गेम्स जैसे 275 से भी ज्यादा गेमिंग स्टूडियोज इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं, जहां एक समय पर इंडियन डेवलपर्स ट्रेडिशनल इंडियन बोर्ड गेम्स का डिजिटल वर्जन बनाने के लिए बदनाम थे, या ज्यादा से ज्यादा एंग्री बर्ड्स और कैंडी क्रश के चीप क्लोन्स बनाने के लिए। वहां आज राजी, मुंबई गलीज, इंडस बैटल रॉयल और असुर जैसे गेम्स भी इंडिया में बन रहे हैं, जिनकी चर्चा सिर्फ इंडियन गेमर्स में नहीं, फॉरेन गेमर्स तक में हो रही है। And I am very excited to start playing this game, not only because of all the trailers I've seen, but because of the massive storytelling that it has. फिर चाहे वो इंडियन कल्चर को एक्सप्लोर करना हो या फिर डिफरेंट जॉनर और स्टाइल में डाइव इन करके अलग अलग गेम्स बनाना, इंडिया में AAA लेवल के गेम्स बनाने की शुरुआत तो एटलीस्ट हो ही चुकी है। पहले इंडिया को एक मोबाइल गेमिंग मार्केट ज्यादा फोकस किया जाता था, जिसकी वजह से डेवलपर्स भी मोबाइल पे गेम्स बनाते थे, इन्वेस्टर्स भी मोबाइल गेमर्स के, मोबाइल डेवलपर्स को ही पैसा देते थे। अब थोड़ा सा शिफ्ट आ रहा है जिसमें भले ही इंडियन ऑडियंस अभी भी मोबाइल गेम्स में इंटरेस्टेड है, बट जो डेवलपर्स हैं वो पीसी एंड कंसोल गेम्स बनाएंगे बिकॉज वो टारगेट कर रहे होंगे ग्लोब। और इन गेम्स की बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये गेम्स वो बेस बनाते हैं जिसके ऊपर इंडिया का गेमिंग मार्केट 2029 तक $9 बिलियन का होने की उम्मीद लगा कर बैठा है। एंड हो सकता है तुम्हें लग रहा हो कि इंडिया में कहां उस लेवल का गेम बनाने वाले डिजाइनर्स, इंजीनियर्स, कोडर्स हैं, क्योंकि यही इंडियन स्टूडियोज तो ना जाने कितने समय से फॉरेन गेम्स और मूवीज में वीएफएक्स एनिमेशन का काम काफी समय से कर रहे हैं। इनफैक्ट एवेंजर्स एंड गेम, लाइफ ऑफ पाई और इंटरस्टेलर जैसी इंटरनेशनल ब्लॉकबस्टर मूवीज ने भी इंडियन कंपनीज ने क्रूशियल कंट्रीब्यूशंस किए हैं। 2016 में तो GTA 6 बनाने वाली रॉकस्टार गेम्स ने इंडिया में बैंगलोर में अपना ऑफिस तक खोला था, अपना पहला इंडियन स्टूडियो एस्टैब्लिश कर चुके हैं। पर ये बात भी सच है कि दुनिया की नजर में इंडियन स्टूडियोज की इतनी कुछ खास इज्जत नहीं। और उसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि बहुत लंबे समय तक इंडिया से कोई क्वालिटी मेन स्ट्रीम लेवल का पीसी या कंसोल गेम आया ही नहीं था, क्योंकि 2017 से पहले तक इंडियन मार्केट के लिए लो रिस्क, लो इन्वेस्टमेंट और मास मार्केट गेम्स ही बनाए जाते थे। मोबाइल गेम्स को डेवलप करने का ही ट्रेंड था, और वो भी सब फॉरेन के पॉपुलर गेम्स के चीप कॉपीज बनाना। पर चीजें बदलनी शुरू हुई 2017 में, जब नॉटिंग हेड गेम्स नाम के एक इंडी स्टूडियो ने एक इंटरनेशनल लेवल इमर्सिव स्टोरी ड्रिवन इंडी गेम बनाने का फैसला लिया। राजी, जो कि इंडियन माइथोलॉजी और कल्चर पर बेस्ड गेम है, उसको सिर्फ इंडिया ही नहीं, फॉरेन गेमर्स ने भी अपना अप्रूवल और रिकॉग्निशन दिया। राजी को इंटरनेशनल और नेशनल अवार्ड्स मिले। पहली बार किसी इंडियन गेम को द गेम अवार्ड्स में एक अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया। फाइनेंशियली भी देखा जाए तो राजी ने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर करोड़ों का रेवेन्यू किया। एंड दिस वाज द टर्निंग पॉइंट दैट द इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री नीड, जिसने ना सिर्फ इंडियन गेमिंग को बल्कि यहाँ के डेवलपर्स और स्टूडियोज को वो लाइमलाइट दिलाई जिसकी उन्हें सख्त जरूरत थी, जिसकी वजह से लोगों ने गेमिंग को एक टाइम वेस्ट या प्रिविलेज की एक्टिविटी से हटकर एक पोटेंशियल मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखना शुरू किया, जिसने गेमर्स के साथ साथ इंडिया में गेम डेवलपर्स को भी इज्जत दिलवाई, वीसीज और प्रोड्यूसर्स को इंडी गेम्स की तरफ अट्रैक्ट किया। क्योंकि यूएसए या यूरोपियन मार्केट्स की तरह इंडिया में ये एवोल्यूशन नेचुरली होना लगभग नामुमकिन था, क्योंकि 10 साल पहले तो छोड़ो, इंडिया में तो आज भी एक बड़े लेवल का गेम बनाना उतना ही मुश्किल है जितना एक $1 मिलियन कंपनी खड़ी करना हो। It's very hard to find money for games, and then comes the whole the other side of it, of selling games. चलो राजी का ही एग्जांपल लेते हैं। राजी की शुरुआत होती है 2014 में, जब अविचल सिंह राजस्थान में जैसलमेर फोर्ट देखते हुए ये रियलाइज करते हैं कि आज तक किसी ने इंडियन कल्चर पर कोई गेम क्यों नहीं बनाया। गेम की एक्चुअल इंस्पिरेशन स्टार्ट होता है जैसलमेर राजस्थान से, ठीक है। तो वहाँ पे मैं 2013 31 दिसंबर को जैसलमेर में था, और मेरे सामने वो हवेली थी। जब वहाँ पे ना लोग थे उस फ्रेम में मेरे सामने, ना कोई वायर था, कोई नहीं था, तो मेरे को लगा मैं उस एरा में टेलीपोर्ट हो गया हूँ, मिडिवल एरा में। एंड वहाँ से जैसे ही मैं थोड़ा होश में आया, मैंने ये सोचा कि ये गेम क्यों नहीं है। 2 साल तक वो प्लानिंग करते हैं, अपने को-फाउंडर्स ढूंढते हैं एक इंडी गेम बनाने के लिए, आर्टिस्ट, डेवलपर्स, डिजाइनर्स ढूंढते हैं, फिर अपने गेम के कैरेक्टर्स और डिफरेंट सिचुएशंस के स्केचेस बनवाते हैं, एनिमेशन, साउंड डिजाइन, ग्राफिक्स, सब कुछ पूरी मेहनत, ईमानदारी और एक सिंगुलर फोकस के साथ एग्जीक्यूट करते हैं। और फाइनली 2017 में नॉटिंग हेड गेम्स नाम का एक स्टूडियो खोलते हैं। बट दिस इज वेयर द रियल स्ट्रगल स्टार्ट्स, क्योंकि एक गेम बनाने में अगर मेहनत से ज्यादा किसी चीज की जरूरत होती है तो वो है कैपिटल। तुम शायद मानोगे नहीं, पर एक लो लेवल का पीसी गेम बनाने में भी 50 लाख रुपए लगते हैं।
give you the cheapest example. The cheapest development budget for an open world game was for Sleeping Dogs, and that too cheapest was at $30 million. 30. तो राजी जैसा फुल फ्लेजेड एक गेम जिसमें इतना टाइम, इन्वेस्टमेंट और मार्केटिंग लगेगा, उसमें करोड़ों रुपए लगने वाले थे। एंड ऑन एवरेज एक कंसोल पीसी लेवल का गेम बनाने में 100 करोड़ रुपए लगना एक आम बात है। Take a look at Black Myth Wukong, which is also considered as an indie title. Cost about $80 million. Right? $80 million, which is 600 करोड़ रुपीस। तो अपनी सारी पर्सनल सेविंग्स लगाने के बाद राजी के इन्वेस्टर्स ने फंड रेज करने के लिए कई राउंड्स किए। Constantly emailing investors, publishers, attending different events. पर 2017 में एक इंडी गेम स्टूडियो में इन्वेस्ट करने का आइडिया ही नया था, इतना कि शायद ही कोई इस रिस्क को लेने के लिए तैयार होता। In the Western market, wherein you literally get on 2 calls and then in the 3rd call you get money wired, it doesn't happen like that. Here you have to go through that endless cycles of paperwork, due diligence, and even after that, after crossing all those hurdles, let's say you've got a signed term sheet and an agreement, a signed SHA. उसके बाद भी मनी इन द बैंक आने में भी महीने लग जाते कभी। फाइनली गेम की डेवलपमेंट प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए राजी के को-फाउंडर श्रुति घोष को अपना पर्सनल अपार्टमेंट बेचना पड़ा। We were almost literally down to the last rupee in our company's account. That's when I sold my apartment. And thankfully इसके कुछ ही दिनों बाद राजी को Unreal Dev से ग्रांट के रूप में कुछ और पैसे भी मिल गए, जिसकी वजह से ये गेम फाइनली बन पाया। The day we saw the email that we got the Unreal Dev grant, it was amazing. I had happy tears. And it just bought us those extra few months. And आइडिया से लेकर गेम के लॉन्च होने तक 4 साल लग गए राजी को डेवलपमेंट में। पर जब राजी को इंटरनेशनल अवार्ड्स, गेमिंग कम्युनिटीज में, गेमिंग के सब रेडिट्स में ही पॉजिटिव रिस्पांस लगा, तो फाइनली इंडियन गेम स्टूडियोज के लिए इंटरनेशनली नए दरवाजे खुल गए। एंड सिर्फ ये स्टूडियोज नहीं, इंडिया में तो पूरा एक नया बैच ऑफ गेम डेवलपर्स, आर्टिस्ट इंस्पायर हो गया था, क्योंकि उन्हें रियलाइज हो गया कि इंडिया में भी डिमांड है एक ब्यूटीफुल, बोल्ड, कल्चरली रूटेड गेम की। एंड सिर्फ डिमांड ही नहीं, स्कोप, पोटेंशियल और रेवेन्यू भी। एंड ये सब मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये सारी कहानी का रिजल्ट तुम्हें पिछले कुछ सालों में देखने को मिला। जैसे सुपर गेमिंग स्टूडियोज ने 2024 में लॉन्च किया BGMI से ही मिलता जुलता अपना गेम इंडस बैटल रॉयल। निखिल मलंकार जो कि गेम यॉन स्टूडियोज के CEO हैं, वो तो इंडिया का GTA बना रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ मुंबई गलीज। Making Mumbai Gullies is a labor of love. It's passion. It's something that I started the company for. तारा गेमिंग लिमिटेड ने इंडियन माइथोलॉजी बेस्ड अपना अप एंड कमिंग AAA डार्क फैंटेसी गेम एज ऑफ भारत की हाइप बनाने के लिए अमिताभ बच्चन से गेम में वॉइस ओवर कराया। और इस इंडियन गेमिंग डेवलपमेंट के सीन में सबसे बड़ा एडवांसमेंट तो पिछले कुछ महीनों में हुआ है, जब एक इंडियन यूट्यूबर वरुण माया ने, इनके 8.5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब पर, अपने चैनल पर लाइव आकर अपना खुद का इंडी गेम अनाउंस कर दिया। We always wanted to make a game. We knew it was very expensive. We knew that the potential ROI of this is zero, but someone's got to try. And I'm so glad he's leading this because I can really count on him. वरुण का गेम अनलीश द एवतार ना तो अभी रिलीज हुआ है, ना डेमो वर्जन ट्राई आउट करने के लिए पब्लिकली अवेलेबल किए गए हैं। और उनके अकॉर्डिंग 8 महीने और 40 लोगों ने, I think that's taken 8 months, 40 people, really skilled people. इतना तो प्रूव कर दिया कि अगर एक इंस्पायर्ड क्रिएटर है तो आज की तारीख में वो इंडिया से भी AAA गेम बनाने की एक बहुत ही कामयाब और सराहनीय, अप्रिशिएबल कोशिश तो जरूर कर सकता है। अब ये गेम फाइनली कितने अच्छे होंगे उसका अंदाजा तो गेम्स की रिलीज के बाद ही लगेगा, क्योंकि वरुण की लॉन्च वीडियो और ट्रेलर को देखने के बाद जहां बहुत से लोग इस गेम के लिए एक्साइटेड और खुश थे, वहीं काफी लोगों को ये एक एवरेज, ओवर प्रॉमिस और ओवर हाइप्ड, बोरिंग गेम प्ले लगा। क्योंकि ये भी सच है कि एक वीडियो गेम सिर्फ अपने ग्राफिक्स की वजह से अच्छा नहीं बनता, वो अच्छा बनता है अपनी स्टोरी और गेम मैकेनिक्स की वजह से। Like a lot of people like some of this Norse or Greek mythology, right? And it's just a lot of fun because they've grown up with stuff like that. एंड इसीलिए वरुण माया, जिन्हें खुद भी बचपन से AAA गेमिंग का शौक, गेम डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस है, वो भी इंडियन ऑडियंस को पूरी तरह सेटिस्फाई नहीं कर पाए। अब इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जिनकी बात मैं आगे करूंगा भी, पर इंडिया में इतने सारे, इतने बड़े लेवल के गेम्स बनते देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि आगे आने वाले समय में गेमिंग इंडस्ट्री इंडिया में बॉलीवुड की 61,000 करोड़ की रेवेन्यू को, उसकी वैल्यूएशन को क्रॉस कर दे। क्योंकि पूरी दुनिया में तो ऑलरेडी गेमिंग का रेवेन्यू फिल्म रेवेन्यू के 3 गुना ज्यादा है। और उससे भी ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि अगले 10 सालों में इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री 2.5 लाख से भी ज्यादा जॉब्स क्रिएट करने वाली है। एंड नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली गेमर्स, क्योंकि इंडियन गेमर्स तो अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, सबको पता है। आज के दिन यंगस्टर्स इंडिया में साल के फ्यू करोड़ तो कमा रहे हैं, काफी गेमिंग में 10 करोड़ का घर खरीदना, 1 करोड़ की गाड़ी को अफोर्ड कर पाना, दिन के 1-2 लाख रुपए ऐसे ही खर्च कर देना। और भाई जब आया ना, भाई ने ऐसे 1-2 दिन में ही ना 1-2 लाख खर्च कर दिया। कोई कुछ नहीं।
ई स्पोर्ट्स और गेमिंग ने क्रिएटर्स को, गेमर्स को पैसा, इज्जत सब दिया, पर अब इस फील्ड में सिर्फ 20-21 साल के गेमर्स ही पैसा नहीं कमाने वाले, बिकॉज इट हैज समथिंग फॉर ऑलमोस्ट एवरीवन इंक्लूडिंग यू एंड मी। फिर चाहे वो गेम डिजाइनर हो, वीडियो गेम डेवलपर हो, प्रोड्यूसर हो, एनिमेटर हो, आर्टिस्ट हो, राइटर हो, यहाँ तक कि गेम का टेस्टर भी। मतलब कुछ सालों में अगर तुम्हारा शौक वीडियो गेम खेलना है, तुम कैजुअली उन्हें एंजॉय करते हो, तुम्हारा गेमिंग में टेस्ट बहुत अच्छा है, तुमने उस टेस्ट को सालों में डेवलप किया है, तो तुम्हारे लिए भी डेवलपिंग गेम्स को टेस्ट करने की अपॉर्चुनिटीज खुल जाएंगी। एंड भले ही इंडिया की गेमिंग इंडस्ट्री अमेरिका और यूरोप के मामले में नहीं है, अंडर डेवलप्ड है और डायरेक्शनलेस भी है, पर चाइना के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा गेमर्स इंडिया के पास है। पर कोई भी फील्ड, कोई भी इंसान, कोई भी इंडस्ट्री बड़ी तब बनती है जब उसमें एंटरप्राइज जुड़ते हैं, जब उसमें लार्ज स्केल पर पैसा फ्लो करता है, जब वो एक जॉब प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री बनती है। इंडियन गेमिंग एक बहुत अच्छे ट्रैक पे है टू डू एग्जैक्टली दैट। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपना जीवन गेमिंग के लिए समर्पित कर दो, पर इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलर एनर्जी और क्रिप्टो स्टार्टअप्स की इस भीड़ में इंडिया के हाथ में जो बिलियंस ऑफ डॉलर की गेमिंग अपॉर्चुनिटी है, उसको जानना, पहचानना और उसका फायदा उठाना तुम्हारे लिए शायद बहुत जरूरी हो सकता है। जहां एक समय पर बच्चों को घर से चोरी कर कर साइबर कैफे जाके गेम खेलने के लिए मार पड़ती थी, आज वही गेमिंग इंडिया में एक प्रॉपर साइड हसल, एक फुल टाइम अपॉर्चुनिटी बन रहा है। तो इस बिलियंस ऑफ डॉलर की अपॉर्चुनिटी को हमारे गेमर्स, नॉर्मल लोग, गवर्नमेंट तो बहुत सीरियसली ले रहे होंगे ना। काश ऐसा सच होता। इनफैक्ट इंडिया की गेमिंग मार्केट पोटेंशियल का कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो इंडिया में लॉ मेकर्स, गेमर्स और गेमिंग क्रिएटर्स खुद है। देश के यूथ के लिए अनएम्प्लॉयमेंट दूर करना तो छोड़ दो, इंडिया की ये गेमिंग रिलेटेड लॉस तो इस बिलियंस ऑफ डॉलर की अपॉर्चुनिटी को धीरे धीरे मार रहे हैं। एंड इन सबके बीच इंडियन गेमिंग क्रिएटर्स फ्यूचर गेमर्स के लिए एक उम्मीद बनकर खड़े तो हैं, बट सच तो ये है कि सीक्रेटली वो भी इंडिया की गेमिंग पोटेंशियल को नीचे गिराने का काम कर रहे हैं। आज से कुछ 7 साल पहले दिल्ली के एक मिडिल क्लास फैमिली से आने वाला एक 15 साल का लड़का YouTube पर अपनी पहली गेमिंग वीडियो अपलोड करता है। उस समय ना तो उज्जवल को पता था कि गेमिंग उनकी लाइफ को किस तरह बदल सकती है और ना ही उनकी वीडियो देखने वाले 100-200 लोगों को। उज्जवल ने अपने चैनल पर मोबाइल गेम्स के रिव्यूज अपलोड किए, गेम्स खेलना शुरू किया, प्रॉपर कमेंट्री और एडिटिंग के साथ वीडियोस बनाने शुरू करे। हाँ, उससे 1 साल पहले ही जियो ने इंटरनेट को इंडिया के कोने कोने तक पहुंचा दिया था, पर गेमिंग का कॉन्सेप्ट स्टिल वाज वेरी फॉरेन टू दिस इंडियन। पर उज्जवल की गेमिंग वीडियोस पर धीरे धीरे व्यूज आने लगे और देखते ही देखते उनका ये चैनल 4.5 करोड़ सब्सक्राइबर्स के साथ इंडिया का बिगेस्ट गेमिंग चैनल बन गया। और उज्जवल चौरसिया या टेक्नो गेमर्स अकेले नहीं है जिन्होंने इंडिया में गेमिंग किंग ऑडियंस को डेवलप किया। उन्हें गेम सिर्फ देखने के लिए या खेलने के लिए नहीं, एज अ करियर परस्यू करने के लिए इंस्पायर किया। टोटल गेमिंग, मॉर्टल, डायनामो गेमिंग, स्काउट जैसे कई क्रिएटर्स ने 2020 से पहले ही इंडिया में गेमिंग को मेनस्ट्रीम बना दिया। और जब 2020 में हर कोई अपने घर में बंद था, सबके पास कंटेंट देखने का फ्री टाइम था, कुछ नया ट्राई करने का फ्री टाइम था, तब तो इंडिया के मेन स्ट्रीम क्रिएटर्स ने भी कंटेंट की भारी कमी होने के कारण वीडियो गेम स्ट्रीम करना शुरू कर दिया था। एंड गेमिंग का बुखार जो इंडिया में एक नीश ऑडियंस के लिए लिमिटेड था, वो अब एक्सपैंड करने लगा। नए गेमिंग क्रिएटर्स आ रहे थे, एक नई सेट ऑफ ऑडियंस आ रही थी, इवन सेलिब्रिटीज तक गेमिंग को सीरियसली लेने लग रहे थे। ऑल इन ऑल गेमिंग वाज सडनली मेन स्ट्रीम एटलीस्ट ऑन द इंडियन इंटरनेट, और इसका बहुत बड़ा क्रेडिट दिया जाना चाहिए इंडियन गेमर्स को, जिन्होंने गेमिंग का कंटेंट बनाया, लोगों को एंटरटेन किया, उन्हें इंस्पायर किया। पर आज यही गेमिंग क्रिएटर्स इस कम्युनिटी के ग्रोथ के रास्ते की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गए। कई लोग तो इंडियन गेमर्स को ब्लेम करते हैं कि पैसे और व्यूज के लिए इन क्रिएटर्स का ग्रीड, अपने कंफर्ट जोन से बाहर ना निकलना और इंडियन ऑडियंस को एक ट्रू इमर्सिव स्टोरी ड्रिवन एक्सपीरियंस ना देना इंडियन गेमिंग कम्युनिटी की वो प्रॉब्लम है जिसके ऊपर इतनी बात हो चुकी है कि आज उसे एक्नॉलेज करना भी एक टाइम वेस्ट लगता है। हाँ, पबजी के बूम ने इंडिया में लाखों करोड़ों लोगों को गेमिंग में इंटरेस्ट दिलाया। अपनी स्ट्रीम्स पर वैलोरेंट, BGMI, GTA 5 और माइनक्राफ्ट खेलने वाले क्रिएटर्स ने लाखों करोड़ों का सब्सक्राइबर बेस भी अट्रैक्ट किया। पर सच तो यह है कि वो उस ऑडियंस को केटर कर रहा था जिसे ये पता भी नहीं कि गेमिंग का मतलब सिर्फ एक माइंडलेस और ट्रेंड चेजिंग गेम नहीं, बल्कि एक इमर्सिव, रिच, लेयर्ड, स्टोरी ड्रिवन एक्सपीरियंस देना भी होता है। ऐसे गेम्स तुम्हारे फ्री टाइम में, कॉलेज, ऑफिस के लंच ब्रेक्स में खूब खेले जाते हैं, और मैं गेम्स को बुरा नहीं बोल रहा हूं। इनफैक्ट इन गेम्स की वजह से ही लाखों लोगों ने इंडिया में गेमिंग को डिस्कवर किया। पर प्रॉब्लम तब बढ़ जाती है जब इंडिया की ये मेन स्ट्रीम गेमिंग क्रिएटर, जो लिटरली गेमिंग में इंडिया का फेस है, इंटरनेशनली इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, जब वो भी मजबूर हो जाते हैं व्यूज के लिए, ब्रेनलेस, माइंडलेस गेम्स खेलने के लिए। जहां फॉरेन क्रिएटर्स 3-4 घंटे की वीडियो गेम डेमोज, गेम स्टोरी, गेम के मैकेनिक्स, ग्राफिक्स समझने, उसको कंपेयर करने का कंटेंट बना रहे हैं, अपनी ऑडियंस को द लास्ट ऑफ अस, रेड डेड रिडेम्पशन, गॉड ऑफ वॉर, लाइफ इज स्ट्रेंज जैसे गेम्स का एक्सपोजर दे रहे हैं, जिनमें एक डीप नैरेटिव है, एक इमोशनल आर्क है, मॉरल चॉइसेस, वर्ल्ड बिल्डिंग, सिनेमैटिक स्टोरी टेलिंग है। वहीं इंडिया के मेन स्ट्रीम गेमिंग क्रिएटर्स आज व्यूअर्स और एल्गोरिथम को खुश करने के लिए अभी तक वही बोरिंग कमेंट्री, भाई क्या सीन है ये? तो सवाल तो पूछना लाजमी है कि जब ये क्रिएटर्स, ये गेमर्स गेमिंग से इतना पैसा कमा रहे हैं, फाइनेंशियली वेल ऑफ हो
चुके हैं, तो थोड़ा रिस्क लेकर कुछ नया इनोवेटिव ट्राई करने में बुराई क्या है? अपने व्यूअर्स को एक इंटरनेशनल AAA लेवल का गेमिंग एक्सपीरियंस देने में प्रॉब्लम क्या है? वेल, एक सच इस बात का ये है कि शायद ऐसे स्टोरी ड्रिवन AAA लेवल के लॉन्ग 20-40 घंटे की कैंपेन के गेम्स देखने के लिए इंडियन ऑडियंस शायद तैयार ही नहीं है। किसी भी बिजनेस का एक सिंपल सा रूल होता है, जितनी ज्यादा डिमांड उतनी ज्यादा सप्लाई। अगर डिमांड ही नहीं है तो सप्लाई भी इवेंचुअली खत्म हो जाएगी। इंडिया में करंटली 500 मिलियन 50 करोड़ से ज्यादा गेमर्स हैं। इंडिया में 90% गेमर्स के पास शायद उतने पैसे या इंटरेस्ट ही नहीं है कि वो पीसी या कंसोल पर गेम खेलें। तो इन लोगों से पीसी और कंसोल के गेम्स के बारे में जानने की उम्मीद लगाना ही हमारी तरफ से गलती होगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इंडिया में क्रिएटर्स क्वालिटी AAA लेवल के गेम्स पर वीडियोस और कंटेंट नहीं बना रहे हैं। 20 वर्ष शुभ, रेबेल, राका जोन, इवन पैंडेमिक के समय तन्मय भट्ट ने भी लाइफ इज स्ट्रेंज, द लास्ट ऑफ अस, गॉड ऑफ वॉर, साइबरपंक, डिट्रॉइट बिकम ह्यूमन जैसे गेम्स पर वीडियोस बनाई, गेम्स के वॉक थ्रू किए, कुछ नया ट्राई आउट करने का करज दिखाया, पर ऑडियंस ने उनकी इस कोशिश पर कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। इवेंचुअली लगातार गिरते व्यूज और इररिलेवेंट हो जाने के डर से ऐसे क्रिएटर्स को भी वही करना पड़ा जो ज्यादातर मेन स्ट्रीम क्रिएटर्स ऑलरेडी कर रहे थे। और उसमें किसी की गलती शायद है भी नहीं, क्योंकि एक क्रिएटर को इवेंचुअली सिर्फ एक चीज से मतलब है, वो है व्यू। फिर चाहे वो Dota 2 जैसे गेम्स खेल कर आए, माइनक्राफ्ट और BGMI की स्ट्रीम्स कर आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अ व्यू इज अ व्यू। BGMI के अलावा कुछ डाल दूं भाई, कुछ डाल दूं, नहीं चलता भाई यार। उसको देखना नहीं है बंदे को ना, तो तुम दिखा नहीं सकते उसको, समझ रहे हो भाई? मेरे को तो पैसा छापना है और व्यू छापने हैं, ऑडियंस को जो देखना है वो दिखा दूंगा, मैं क्या करूं? तो जब इंडियन ऑडियंस को जो चाहिए क्रिएटर्स वही दे रहे हैं, तो इस डिस्कशन का मतलब क्या बनता है? वेल, थोड़ा सब्र करो, इसका जवाब मैं तुम्हें बहुत अच्छे से दूंगा, क्योंकि उसको समझने के लिए ये समझना जरूरी है कि इंडियन गेमिंग को अगर गेमर से ज्यादा कोई नेगेटिवली अफेक्ट कर रहा है, तो वो है इंडिया में गेमिंग के अराउंड लॉ। देश के प्राइम मिनिस्टर ई स्पोर्ट्स प्रमोट करने के लिए राजी जैसा गेम तो खेलते हैं, इंडिया के टॉप गेमिंग क्रिएटर से पर्सनली मिलते भी है, पर जब बात इंडियन गेमिंग के लॉज रेगुलेशंस को बदलने की हो, उसको और कंड्यूसिव टू ग्रोथ बनाने की हो, तो शायद उस पर कोई एक्शन लेना जरूरी नहीं समझती इंडिया की गवर्नमेंट। फिर चाहे पॉपुलर मोबाइल गेम्स को बैन करना, PUBG बैन करके उसकी एक सस्ती और इजीली रिप्लेसेबल कॉपी फौजी को प्रमोट करना हो, क्रिकेट और फुटबॉल की तरह गेमिंग को एक ऑफिशियल बोर्ड तक ना देना हो। गेमिंग का रेटिंग बोर्ड होना चाहिए सबसे पहले तो। इंडिया में नहीं है, इंडिया में गेमिंग का बोर्ड नहीं है। या फिर कंसोल्स और गेमिंग पीसीस पर हेवी इंपोर्ट टैक्सेस लगाना हो। गेमर्स तो इंडिया का नाम इंटरनेशनल लेवल पर रोशन कर रहे हैं, पर इंडिया में उन गेमर्स को प्रमोट करने के लिए क्या हो रहा है? क्योंकि कई बार तो ये लगता है कि हमारी गेमिंग इंडस्ट्री को हमारे लॉ मेकर्स इतने लेजीली देखते हैं कि उनके लिए तो इंडिया की गेमिंग इंडस्ट्री बिल्कुल अनइंटरेस्टिंग और बेकार है। इतनी कि स्किल बेस्ड वीडियो गेम्स को रमी और ड्रीम 11 जैसे लक बेस्ड गेम्स की तरह साथ में क्लब किया जाता है स्किल बेस्ड गेम्स बोल। जो रेस्ट्रिक्टिव लॉज रियल मनी गेम्स के लिए लगेंगे वो वीडियो गेम्स पर भी अप्लाई होंगे। एंड ऐसे ही कंफ्यूजिंग डिसीजंस इस बात का इंडिकेशन है कि इंडिया में शायद ना मेन स्ट्रीम लेवल गेमिंग की समझ अभी भी नहीं है। एंड हमारे लिए शॉकिंग इसलिए ज्यादा है क्योंकि ऑल द स्टैट्स, इंफॉर्मेशन, एविडेंसेस, प्रोजेक्शंस के अकॉर्डिंग इंडिया पूरी तरह से तैयार है अगले 10 सालों में गेमिंग रेवोल्यूशन के लिए। दुनिया भर के बाकी गेमिंग मार्केट्स में जैसे गेमिंग को ट्रीट किया जाता है, इंडिया में शायद वैसा होना पॉसिबल भी नहीं, क्योंकि इंडिया की गेमिंग कम्युनिटी सिर्फ अपनी एक अलग आइडेंटिटी नहीं बना रही है, बल्कि बाकी पूरी दुनिया की गेमिंग इंडस्ट्री से बिल्कुल अलग तरीके से ग्रो भी कर रही है। जो कि ये सारे रीजंस देखने के बाद समझ आता भी है, पर सवाल जरूरी ये है कि इंडिया का गेमिंग सीन जिस डायरेक्शन में जा रहा है, क्या वो सही भी है? अगस्त 2020 में लॉन्च से लेकर अब तक इंडिया के पहले इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड हाई क्वालिटी गेम राजी एंड एंशिएंट एपिक ने $1.6 मिलियन का ग्रॉस रेवेन्यू किया। इंडियन क्रिएटर्स ने भी इस गेम को कुछ खास इज्जत नहीं दी थी, पर फॉरेन गेमर्स जो एक अच्छे स्टोरी ड्रिवन इमर्सिव गेम की वैल्यू करते हैं, उन्होंने इस गेम की चाइना और यूएस के हाई एंड गेम्स तक से कंपेयर किया था। एंड इसी से तुम अंदाजा लगा सकते हो इंडिया में गेमिंग के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न का, क्योंकि जिस जगह इंडिया का गेमिंग सीन अभी खड़ा है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ से मिसिंग है, वो है गेमिंग कल्चर। एक कल्चर जिसमें इनोवेशन हो, ओपन माइंडेडनेस हो, एक नए स्टाइल को लेकर वेलकमिंग नेचर हो, ना कि बिना सिर्फ एक प्रूवन स्टाइल को फॉलो करके पैसे कमाने की इंटेंशन हो। हाँ, ये एक पॉजिटिव लाइट है कि एटलीस्ट इंडिया में कुछ स्टूडियोज AAA लेवल का गेम बनाने की कोशिश तो कर रहे हैं, ये जानते हुए भी कि भले ही वो कितना भी अच्छा गेम क्यों ना बना ले, इंडिया में उनका फ्यूचर बहुत अनसर्टेन है। क्योंकि बिजनेस सेंस से देखा जाए तो इंडिया के मार्केट के लिए एक हाई एंड पीसी गेम बनाना बहुत सेंसलेस है, क्योंकि ना तो इन्वेस्टर्स गेमिंग की फील्ड में लंबे समय के लिए ज्यादा पैसा डालने को तैयार है, ना इंडिया में पीसी और कंसोल गेमर्स का बड़ा मार्केट है। The penetration of PCs and consoles hasn't been as large, right? But I think that is slated to improve.
over time. The majority of the penetration has been in mobile. जो लोग मोबाइल फोन्स पे गेम खेलते हैं उनके लिए BGMI, फ्री फायर, माइनक्राफ्ट, फोर्टनाइट जैसे गेम्स एग्जिस्ट कर ही रहे हैं, जिनकी बात अभी हमने थोड़ी देर पहले की। एंड इसीलिए ज्यादातर लोग इंडिया की गेमिंग कम्युनिटी को यूएस और चाइना से गलत कंपैरिजन पर करते हैं। उनके लिए शायद ये करना बहुत आसान भी है कि एक डायरेक्ट कंपैरिजन में इंडिया की गेमिंग कम्युनिटी को पूरा दिखा दो, पर सच तो ये है कि इंडिया की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस बाकी पूरी दुनिया से बहुत अलग है, क्योंकि इंडिया में तो आज भी ज्यादातर लोग मूवीज, बुक्स, इवन वीडियो गेम्स पायरेटेड खरीदते हैं। सबसे पहले पायरेसी को रोको। पर गेमिंग स्टूडियोज के लिए जितना इस बात का नुकसान है, इंडिया में जो थोड़ा बहुत गेमिंग कल्चर एग्जिस्ट करता भी है वो शायद इस पायरेसी कल्चर की वजह से करता है। मतलब पायरेसी इज गुड, हम सब पायरेसी के उससे बड़े हैं, बट कहीं ना कहीं वो आगे बढ़ने से भी हमें रोक सकती है। चाहे वो दिल्ली का पाले का बाजार हो या फिर तुम्हारे शहर में वो लोकल शॉप जो वीडियो गेम्स की पायरेटेड सीडीज देता है, पर अगर इन इलीगल तरीकों से कोई टियर 2, टियर 3 का बच्चा गेमिंग का एक्सपीरियंस ले भी ले तो उसके पेरेंट्स का नजरिया गेमिंग तरफ ऐसा है जिसकी वजह से एक बच्चा प्रोफेशनल AAA गेम्स खेलना तो छोड़ो, क्योंकि यूएस और यूरोपियन कंट्रीज में जहां गेमिंग का कल्चर 30-40 गेमिंग की शुरुआत से इन दी 70s एंड 80s एग्जिस्ट करता है, इंडिया में उसकी शुरुआत ही 2016-17 में जियो की बूम के बाद हुई है। बाहर के देशों में वीडियो गेम्स खेलने पर, गेमिंग कॉम्पिटिशंस में पार्टिसिपेट करने पर, गेमर बनने का सोचने पर डाटा ही हमारा नहीं चाहता। वहां तो हॉलीडेज में लोग अपने घर पे गेमिंग कंसोल्स गिफ्ट करते हैं। वहां के बच्चों का बड़े होते हुए गेमिंग का एक्सपीरियंस अपने कल्चर का एक कोर पार्ट है। इंडिया में तो ये पहली जनरेशन है जो गेमिंग में इतना इन्वॉल्व है, जो इतने सारे ऑप्शंस और अपॉर्चुनिटीज होते हुए गेमिंग खुद के कर पा रही है। यूएस और यूरोप में तो ये काम ऑलरेडी 20-25 साल पहले हो चुका है, एंड इसीलिए वहां के गेमर्स का वीडियो गेम्स को खेलने का नजरिया, एक अच्छे वीडियो गेम के लिए उनका पैशन और गेम डेवलपमेंट की तरफ उनकी मेथोडोलॉजी इंडिया से बिल्कुल अलग है। पर अगर सच में इंडिया को अगले 5 सालों में $10 बिलियन का मार्केट बनना है तो सबसे ज्यादा जिस चीज पर फोकस करने की जरूरत है वो है कल्चर। और कल्चर किसी एक एलिमेंट या किसी एक काम से नहीं बनता। कल्चर बनता है सालों तक गेमिंग की तरफ अपना पैशन और ऑनेस्टी बनाए रखने से। कल्चर बनता है जब गवर्नमेंट, क्रिएटर्स, गेमर्स, इनफैक्ट पूरी सोसाइटी किसी चीज को एक्सेप्ट करे, उस आर्ट फॉर्म को अप्रिशिएट करे। भूलो मत, जब पैंडेमिक हुआ था तो स्टैंड अप कॉमेडियंस, एक्टर्स, क्रिकेटर्स, फिटनेस क्रिएटर्स, व्लॉगर्स, हर किसी ने गेमिंग ट्राई किया, अपने बचपन के गेमिंग के पैशन को फिर से जिंदा किया। ये दिखाता है कि गेमिंग लिटरली सबके लिए है, एंड जो आज इंडिया के बाहर की गेमिंग कम्युनिटी में हो रहा है, अगले आने वाले समय में इंडिया में भी वो पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है। क्योंकि पिछले साल रिलीज हुई इंडियन गेमिंग मार्केट पर ब्लूम वेंचर्स की इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में करंटली 3 टाइप के गेमर्स एग्जिस्ट करते हैं: कैजुअल गेमर्स, मिड लेवल गेमर्स एंड हार्डकोर गेमर्स। एंड द मोस्ट सरप्राइजिंग फैक्ट इज कि इंडिया के हार्डकोर गेमर्स की एज वेस्टर्न गेमिंग कम्युनिटी के हार्डकोर गेमर्स से काफी ज्यादा है। इंडिया में एक हार्डकोर गेमर की एज ऑन एवरेज 25 से 30 साल के बीच में है। मतलब जो लोग सीरियसली इंडिया में AAA लेवल के गेम्स खेल रहे हैं वो स्कूल कॉलेज के बच्चे नहीं बल्कि प्रोफेशनल्स हैं, एंड इट इज क्वाइट अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि वही तो लोग हैं जिन्होंने शायद बचपन में गेमिंग को एक्सपीरियंस किया हो और आज गेमिंग के पीसीज, कंसोल्स, पेड वर्जन ऑफ गेम्स अफोर्ड भी कर पाते हैं। और अगले 5-10 सालों में जब यही हार्डकोर गेमर्स पेरेंट्स बनेंगे, इनके पास और डिस्पोजेबल इनकम, थोड़ा फ्री टाइम आएगा, जब ये इंडिया की आने वाली गेमिंग जनरेशन को कीटर करेंगे, तब शायद सीन कुछ अलग, कुछ बेहतर हो। और तब शायद हम प्राउडली कह सकेंगे कि इंडिया की गेमिंग कम्युनिटी भी यूएसए, यूरोप, चाइना, जापान से बराबर की टक्कर रख सकती है। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच वाचिंग टिल द एंड। तुम्हारा फेवरेट वीडियो गेम कौन सा है मुझे कमेंट्स में बताओ। YouTube एल्गोरिथम कहता है कि ये वीडियो तुम्हें इतनी ही अच्छी लगी कि इसे चेक आउट करो। पूरी प्लेलिस्ट ऐसी और वीडियोस की, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।